नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी शुरुआत करेंगे हम, तो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, क्या इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जो पकड़ होती है वो हमें बनानी है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन की, वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले ये कह रहा है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो आपको गौर करनी होगी, तो हमें ऐसी संख्या याद करनी है जो 5 अंकीय हो और छोटी से छोटी हो, और वह क्या हो, पूर्णतः 75 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि अगर हम उस संख्या के अंदर 75 का भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त होना चाहिए और वह पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। तो हमें कुछ ऑप्शंस भी दी गई है इसके। तो हम क्या करते हैं कि जो 5 है उसको भी देख सकते हैं कि भाई 10,000 है, जो 10,005 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो 10,005 है और एक छोटी भी संख्या है। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई तरीके के ऑप्शन हैं, यानी कि इसको हम कई प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। टाइप नंबर 1, तो पहला जो हमारे पास तरीका है वो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अंकीय छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो हम सबसे पहले 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, जो कि क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम कोई छोटी संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे छोटा अंक 1 होता है, यानी कि 0 होता है, लेकिन उससे 0 से बड़ा 1 होता है, क्योंकि 0 की सबसे पहले कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम किसी संख्या के, अगर मैं पीछे 0 लगाता हूँ, यानी कि 1 के यहाँ पे 0 लगाता हूँ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन यही अगर 1 से इस साइड अगर मैं 0 लगाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी कि हमें 5 अंक छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक। तो 5 अंक की संख्या हमारे पास होगी 10,000। अब हम क्या करेंगे, हमें एक सूत्र पता था कि अगर हम भाज्य बराबर क्या होता है, यानी कि 10,000 के बराबर क्या होगा, भाजक जो हमारे पास प्राप्त होगा, भाजक इंटू भागफल जो कि 75 है हमारे पास पहले से मौजूद है, और प्लस में हमारे पास हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो हल होगा। लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाज्य में क्या करेंगे, हम इसके भागफल माइनस शेषफल। और यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारे पास छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो शेषफल होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये काम होगे। अगर 0 सबसे पहले हमारे पास प्राप्त हो जाता है तो हमें कोई और करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह संख्या पूर्णतः 75 से विभाजित होगी। तो पहले तरीके के हिसाब से हम क्या करेंगे कि उस संख्या के अंदर हम 10,000 के अंदर 75 का भाग दे के देखेंगे, और भाग देने के बाद जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी उस संख्या की हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं 75,000, यानी कि 10,000 के अंदर हम 75,000 का भाग देने जा रहे हैं, 75 का भाग। तो सबसे पहला हमारा कार्य होगा 75 का भाग देना। तो हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1 में जाएगा नहीं जाएगा, फिर हमने 1 0 लिया, 10 में जाएगा नहीं जाएगा, फिर हमने देखा 100 के अंदर जाएगा, तो हमें पता चला हाँ 100 के अंदर पूरा इसका भाग जाएगा। यानी कि सबसे पहले 1 पे जाएगा, 100 पे 75 आ गया, यहाँ पे जब घटाया तो ये आ गया 25, यहाँ से 1 0 हमने पुट अप कर लिया। अब ये चीज़ आ गई। अब हमने देखा कि ये कितने पे जा रहे हैं, तो देखा हम 3 पे जा रहा है, यानी कि 225, फिर से 25 बच गया, फिर से एक और 0 हमारे पास है वो और उठा लिया हमने, ये फिर से गया 133, यानी कि ये हो गया 225, और हमारे पास जो 25 है वो क्या है, शेषफल बच गया। ठीक है, और यह बच गया हमारे पास शेषफल। अब हमने क्या कहा था कि जो शेषफल बच गया, अब हमने कहा था कि भाज्य बराबर, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10,000 का मान इसके बराबर होगा, भाजक का अर्थ है कि ये 133 इंटू भागफल जो कि हमारे पास है 75, और प्लस में हो जाएगा शेषफल, यानी कि जो है 25। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हो गया। अब हमने क्या कहा था कि ये जो भाज्य है प्लस भागफल है माइनस शेषफल, हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अगर ज्ञात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास प्राप्त हो जाता है।
तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 10,000 पहले से मौजूद है। इस संख्या को यहाँ पे भी करके देखेंगे हम। अब हमने कहा कि जो हमारे पास क्या है, यानी कि 75 था हमारे पास, जिससे हमने भाग दिया है संख्या को 75, माइनस कर देंगे हम 25 से। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 25 घटाने से 50 आ गया, यानी कि 10,050। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक प्रकार से और जांच करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ। यानी कि हमारे पास जो 10,000 था उसका मान बराबर होगा, अगर मैं उसको 133 गुणा 75 प्लस 25 करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में 50 जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारा जो आंसर आया वो 50 होता है। इसकी जांच भी कर सकते हैं हम कि अगर मैं 10,000 के अंदर 50 को जोड़ दूँ और 133 इंटू 75 प्लस 25 प्लस 50 भी कर दिया, यानी कि दोनों पक्षों के अंदर मैंने क्या कर दिया, 50 को जोड़ दिया। तो 50 को जोड़ने पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 1050, यहाँ पे आ गया 133 गुणा 75 प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 75। यहाँ से क्या किया मैंने, 75 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 133 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 134 इंटू 75। तो यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो है ये पूर्ण गुणज है, क्योंकि आपने क्या देखा यहाँ पे, हमारे पास जब 1050 होगा तो उसका जो आंसर है वो पूरा पूरा आएगा, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे शेषफल है, प्लस में शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, यानी कि इसमें ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब हम इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं, यानी कि अगर ये तो हमने पढ़ लिया कि हमने कहा था कि इसके जो कई टाइप हो सकते हैं, कई प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका, जिसको मैंने आपको समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लेकिन आप जब इसको करके देखोगे तो बड़ी आसानी के साथ ये हल हो जाएगा। तो टाइप नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, टाइप नंबर 2 कहता है कि कोई भी संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि 75 से विभाजित होगी यदि वह संख्या 3 व 25 से विभाजित हो। यानी कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित 75 से विभाजित होगी अगर वह 3 व 25 से विभाजित है, यानी कि अगर वह संख्या 3 व 25 से दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 3 से 75 से भी विभाजित होगी। कहने का था कि हम इसका किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमने 3 के लिए विभाजन में कहा था कि 3 से विभाजित होगी अगर संख्या का योग 3 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हमने बात की थी कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उन संख्या का योग भी 3 से विभाजित होता है। और दूसरी बात है कि 25 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, यदि संख्या के अंत में हमारे पास कुछ हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, 100 हो, इस प्रकार के अगर हमारे पास अंक प्राप्त हो रही हैं तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हमने कहा था कि कौन सी संख्या, तो सबसे पहले हमारे पास है 1025। तो सबसे पहले हम 1025 के लिए बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1, यानी कि 1025 है, यह क्या ये 75 से विभाजित हो सकती है। इसकी जांच के लिए सबसे पहले हमने कहा कि यह क्या 3 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग देखा, 1 + 0 + 0 + 2 + 5। तो आप देखोगे इसको जब अंकों का योग 1, 2, 3 और 5 और 8, तो ये हो गया 8, और 8 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास नहीं हो सकता। इसके लिए हम देखते हैं अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, जो कि है हमारे पास 10,005। तो हमने कहा 1 + 0 + 0 + 0 + 5, ये हो गया 6, और ये क्या हो रहा है 3 से विभाजित, 3 से विभाजित हो रहा है हमारे पास। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसकी 25 से भी जांच कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये क्या 25 से विभाजित हो रहा है, तो इसका जो अंतिम अंक है वो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है 5, यानी कि इसका जो अंतिम अंक है 5 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमने कहा था कि 25 से कोई भी संख्या विभाजित होगी यदि उसका अंतिम अंक 25, 50, 75 या 100 हो, तो ये जो है वो 25 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या है वो 25 से विभाजित नहीं होगी।
यानी कि ये संख्या को 25 से विभाजित हम नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम बात क्या करते हैं तीसरा ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 10,075। तो हमने सबसे पहले क्या देखा है इसके अंदर, हमने देखा कि हमारे पास 10,075 आ रहा है, यानी कि अंतिम अंक 75 आ रही है। 25 से विभाजित होगी, लेकिन क्या ये 3 से विभाजित हो रही है, तो 1 0 0 7 और 5, तो ये कितना हो गया 1 7 और 8, 8 और 5 13। 13 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता। ये क्या है 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम 25 से जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब 3 से विभाजित नहीं होता, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा हमारे पास ऑप्शन है वो है 1050। तो इसको अगर मैं जोड़ दूँ 1 0 0 5 और 0, तो ये आ गया हमारे पास 6, जो कि 3 से विभाजित होगा। और इसी के साथ ये क्या है अंतिम अंक हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है 50, जो 50 है वो भी 25 से विभाजित होगा, 25 से विभाजित। तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि जो 14 ऑप्शन है, यानी कि 10,050 है, वह संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की ओर। तो टाइप नंबर जो 3 है, इसका ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं, वो क्या है, हम इसके ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 1025, 10,025, 10,005, 10,075 और 10,050। तो इन ऑप्शनों के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो तरीका है वो लास्ट का तरीका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो किस प्रकार से करना है, तो सीधा से बात है, आपको सभी संख्याओं के अंदर 75 का भाग देके देखना है। तो आप जब पहली संख्या के अंदर 75 का भाग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमने मान लीजिए इस 10,000 के अंदर 25 का भाग दिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर 10,025 के अंदर 75 का भाग देते हैं, तो जो हमारे पास अंतिम जो शेषफल होगा, जो हमारे पास 50 प्राप्त होगा, यानी कि शेषफल 50 प्राप्त हो रहा है। और जब शेषफल 50 प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 75 माइनस 50 कर देंगे, यानी कि 75 माइनस 50 करने पर हमारे पास जो है वो 25 आंसर आएगा। और इसको जब हम इस 25 के अंदर भी जोड़ देंगे ना, जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हो रहा है उसको अगर हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर ये कहता है तो इस प्रकार से हम इस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करनी है। अगर हम इसको 75 माइनस को करते हैं, 75 माइनस 50 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा संख्या, वो काफ़ी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 50 प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर हम इसको घटा देते तो हमारे पास कौन सी संख्या, यानी कि छोटी संख्या प्राप्त हो जाती। तो हम इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते थे। यानी कि तीसरे ऑप्शन में हम प्रत्येक संख्या को भाग दे के देखते कौन सी ऐसी संख्या है जिसके अंदर हमारे पास जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त होता। यानी कि हम चारों को 4 बार भाग दे के देखते तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। और जो हमने पहला तरीका किया था, दूसरा तरीका किया था, उससे आसानी के साथ हम 4 गुना समय बचा सकते हैं इसका, जो यानी कि आधे से भी ज़्यादा समय इसका जो बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो कुछ 3 तरीके जो कि क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो नवोदय विद्यालय 2014 की परीक्षा में आया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास 2 संख्याएं दी गई है। एक संख्या ये है जिसके आप अंक के लीजिए, ये संख्या है 6 अंकों की, और दूसरी संख्या भी हमारे पास कितने अंकों की है, 6 अंकों की है। तो सबसे पहले यह कह रहा है कि 2 संख्याओं के योग में जो संख्या घटाने पर 10,000 प्राप्त हो, तो वह संख्या कौन सी है। तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि योग करके घटाएं तो हमारे पास 10,000 प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का योग करेंगे और उसके बाद हम उस योग को 10,000 के अंदर से घटा देंगे। यानी कि अगर उसको घटाते हैं तो क्या हो प्राप्त होगी, जो हमारे पास संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी कि उसी संख्या को अगर हम इस योग करके घटाएंगे तो भी हमारे पास 10,000 प्राप्त होगी। तो ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है आंसर नंबर दूसरे क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, यानी कि 8 9 3 6 4 5। यहाँ पे हो गया हमारे पास 9 8 4 5 3 और 6, इसका हमने कर दिया योग। तो सबसे पहले इन दोनों का योग कर दिया। तो योग करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 4 3 1 9 2 5 और 1।
अब आप देखोगे ये जो संख्या है हमारे पास कितने अंकों की बन गई है, 7 अंकों की। ये जो संख्या है वो 7 अंकों की बन गई। आप इसके अंक जब गिनेंगे तो हमारे पास कितने प्राप्त होगी, 7। और दूसरी तरफ जो 10,000 ये जो है वो हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये जो 10 लाख है इसके अंदर आप देखोगे कितने अंक है, 2, 2, 4, 2, 4, 7, यानी कि ये जो है हमारे पास 7 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कह रहा था कि इसके अंदर से हमने कौन सी संख्या ऐसी घटा दें जिससे हमारे पास जो है वो 10,000 प्राप्त हो। यानी कि इसको सिंपल से हम 10,000 ही घटा देते, 10 लाख घटा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसको हमने घटा दिया तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 9, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। और ये कितने अंकों की है, 6 अंकों की। और ये जो आंसर है किससे मैच कर रहा है, ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। इसके अनुसार जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा था कि अगर हम प्रश्न के हिसाब से चलें तो सबसे पहले इनका योग करना है, तो ये हमने योग कर लिया। इसके बाद में ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से घटाने पर हमारे पास 10 लाख प्राप्त हो। तो आप देख लीजिए हमारे पास जो योग था वो था 15,29,134। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ यानी कि 5,29,134 को अगर मैं इस संख्या में से घटा देता हूँ तो हमारे पास जो संख्या है वो कितनी प्राप्त होगी, वो आएगी 10 लाख। ये हमारे पास संख्या है वो हमारे पास 10 लाख प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम इस संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यह कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के संख्या के बारे में और उनका गुणनफल करना है। और गुणनफल करने के बाद हमारे पास जो है इकाई का स्थान का अंक ज्ञात करना है। तो वह कौन सा हो सकता है, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी है 4, 2, 4, 6, 2, 4 और 0। तो इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन भी दिए गए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारे कार्य होगा कि हम सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी हमारे पास। तो सबसे पहले जो प्रथम हमारे पास है यानी कि वो है 2, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए, यानी कि एक नहीं लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले संख्या होगी 2, इसके बाद में होगी 3, इसके बाद में 4, जिसके अंदर 4 के अंदर हमारे पास 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और स्वयं का भी भाग जाता है, तो 4 को नहीं लगे। इसके बाद में हमारी संख्या आती है 5, 5 के अंदर किस संख्या का भाग जाता है, 1 और 5 का स्वयं का। 6 के अंदर हमारे पास 2 और 3 दोनों का जाता है, इसके लिए हम नहीं लेंगे। इसके बाद में लेंगे 7 को। इसके बाद में आती है 9 संख्या, जिसके अंदर 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है, यानी कि हम 9 को नहीं लेंगे। इसके बाद में हमारे पास संख्या होगी 11, इसके बाद में संख्या होगी 13, इसके बाद में हमारे पास संख्या होगी, अगर हम 14 की बात करें तो 14 के अंदर हमारे पास जो है वो 7 का भी भाग जा रहा है, 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है और 16 के अंदर 8 का भी भाग जा रहा है, तो इसलिए अगली संख्या होगी 17। फिर हमारे पास संख्या हो जाएगी 19, फिर हमारे पास हो जाएगी 23 और फिर हो जाएगी हमारे पास 29। चलिए गिन लेते कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास कुल 10 संख्याएं होगी। तो अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। ये कह रहा है कि इनके इकाई का जो गुणनफल है वो ज्ञात करना है, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा और 29। तो हमें ये पूछ रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने जब इसके अंदर गौर से देखा तो हमारे पास कुछ 2 संख्याएं ऐसी प्राप्त हुई जिनसे गुणा करने के बाद इसका जो इकाई का स्थान है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इकाई का जो अंक है वो हमारे पास आसानी से प्राप्त होगा। किस प्रकार से, तो सबसे पहले हमने गौर किया कि इसमें एक 2 का अंक आ रहा था और इसके बाद में जो अंक आ रहा था वो आ रहा था 5 का, ठीक है। यानी कि इकाई के स्थान पर 2 ऐसे अंक आ रहे थे जिनके बारे में पता चलते ही हमें इसके इकाई के अंक का पता चल गया। कहने का अर्थ है कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देता हूँ तो हमारे पास 2 ×
5 करने पर जो हमारे पास संख्या होगी वो होगी 10, यानी कि यहाँ पे 2 × 5 करने पर जो हमारे पास संख्या होगी 10, यानी कि इसके इकाई का अंक क्या हो गया, 0। और आप जानते हो, शून्य को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा। तो मान लीजिए अगर मैं इस पूरी स्टेप को मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए इकाई का अंक कुछ भी आए और यहाँ पे इसका इकाई का अंक कितना है, 0, इंटू यहाँ पे क्या होगा, इकाई का अंक, जो अंतिम अंक है वो होगा, तो इसका जो आंसर है वो 0 ही आएगा। यानी कि और ज़्यादा हमें जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ हम बता सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि गौर करने की बात है। वरना आप क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 यहाँ पे प्राप्त होता। और अगर आप ये भी नहीं करते, इनके सभी के इकाई अंक याद करते रहते, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई, यानी कि काफ़ी लेंथी प्रश्न हो जाता है, यानी कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, आप ऐसे ही गुना करते रहते हैं। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह कहता है कि हमारे पास एक संख्या दी गई है 32, 7 को मल्टीप्लाई कर दें हम 12, 17 और 13 से, तो इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम सभी संख्याओं को गुणा कर दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे सभी संख्याओं के इकाई अंक। तो 32, 7 में से इकाई का अंक है 7 को, तो 7 को हमने ले लिया। 12 के अंदर जो इकाई का अंक है वो है 2, इसको ले लिया। 17 के अंदर जो इकाई का अंक है वो है 7, इसको ले लिया हमने। इसके बाद में 13 के अंदर इकाई का अंक है 3, तो इसको ले लिया। तो हमें केवल इकाई का अंक याद करना था, इसके लिए हमने इसके जो अंतिम अंक है उनको ले लिया, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई है वो सेम ही आएगा। हालांकि ये करना है हमें सभी संख्याओं को गुणा करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 संख्याओं को और 2 संख्याओं को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको गुणा किया, तो ये आ गया 14 और ये आ गया 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम इकाई के अंक को ही लेंगे, यानी कि ये जो अंक है हमारे पास 4 और यहाँ पे 1, इस अंक को लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 × 1, और ये जो आंसर आ गया हमारे पास 4, ये कौन सा है, ये है हमारे पास इकाई का अंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा, और इकाई का अंक है वो हमारे पास 4 प्राप्त हो गया। बड़ी आसानी के साथ कर लिया। तो अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ये हमारे पास कहता है कि 2 संख्याओं का योग हमारे पास कितना है, 2 संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास है 2,34,560 है। ये जो हमारे पास 2 संख्याओं का योग दिया गया, और दोनों संख्याओं के मध्य संबंध भी दिया गया है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है। तो हमें जो बड़ी संख्या है वह ज्ञात करनी है, यानी कि जो दूसरी संख्या है वह ज्ञात करनी है कि कौन सी, यानी कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने माना आंसर नंबर 5। तो इसके लिए हमने कहा कि मानना पहली संख्या, तो हमने मान लिया कि जो पहली संख्या होगी वो होगी x। मान लिया हमने जो पहली संख्या है वो x हो गई हमारे पास। तो इसी प्रकार जो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास, ये कह रहा है कि पहली संख्या से जो दूसरी संख्या है वो 10,010 अधिक है। तो ये हमने वो योग कर दिया। योग करने के बाद जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी वो होगी दूसरी संख्या। तो ये प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर मैं दोनों संख्याओं का योग कर दूं तो वो आएगा 2,34,560। तो ये कह रहा था कि अगर मैं दोनों संख्याओं का योग कर दूं, यानी कि x का योग कर दिया, दूसरी संख्या हमारे पास है 10,010, इसका भी योग कर दिया, जिसका जो मान आएगा वो आएगा 3,34,560। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यानी कि 2x हो गया। हमारे पास 2,34,560 में से अगर मैं इसको 10,010 को माइनस कर दूंगा तो इसके बाद में हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना बच गया 2x, इसको जो माइनस किया ये अंतिम में बचाएगा 50, और यहाँ से घटाने के बाद ये बच जाएगा 22, यानी कि
2,24,550 बच गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 2 का भाग दे देते हैं, यानी कि x बराबर हमारे पास हो जाएगा 2,24,550 भाग 2, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,12,275। 1,02,275 इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गौर करने वाली बात है कि क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके बाद में हम इसको बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें के अंदर ज़्यादातर दशमलव का प्रयोग किया गया है। अगर आपको दशमलव भिन्न आती है तो बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हो। हमारे पास एक संख्या दी गई है 5.29, यानी कि 5.029, यानी कि 029, जिसका हमें भाग देना है 50.29 के अंदर। तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको करने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे हम। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन कह रहा है कि 5.29 में किसी संख्या से भाग दिया जाए कि वह संख्या जो है वो 50.29 प्राप्त हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो गया, यानी कि एक ऐसी संख्या का भाग देना है जिससे ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए हमने माना कि जो हमारे पास जो संख्या है भाग देना है वो है x है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगी, यदि मैं मान लीजिए 5.029 के अंदर x का भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास जो संख्या है वो प्राप्त हो रही है 50.29। अगर मैं इसमें से x का मान निकालना चाहूँगा तो किस प्रकार से निकालूंगा कि 5.29 के अंदर अगर मैं 50.29 का भाग देता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो हम दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनको गिनती करेंगे, यानी कि कौन सी संख्या के अंदर दशमलव का मान ज़्यादा है, या हम इसके दशमलव को हटाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा है, यानी कि 1 2 3, तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10,000, यानी कि 1,000, यानी कि अगर हमारे पास नीचे देखिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऊपर हमारे पास कितना है 3 है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हम ऊपर नीचे 1,000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी कर दिया और हमने नीचे भी कर दिया। अब ऊपर नीचे करने पर क्या फ़ायदा होगा, इससे जो दशमलव है वो पूरी तरीके से हट जाएगा, यानी कि ऊपर जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से यह दशमलव गायब हो गया और हमारे पास उत्तर आ गया 5,029। इसी प्रकार हमने जब इसको नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 4,990। और जब हमने देखा कि ये जो संख्या है वो ये संख्या समान है तो हमारे पास जो x का मान है वो आ गया 1/10, और 1/10 का अर्थ है कि 0.1। बड़ी आसानी के साथ इसको हमने हल कर लिया, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 2 नंबर का, यानी कि 0.1। बड़ी आसानी के साथ इसको हमने हल कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको केवल भाषा शैली समझने की ज़रूरत है, यानी कि जो पर्सन है वो कहना क्या चाहता है, बस आपको इतना ही जानना है और जानते ही आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। इसलिए हम इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह कह रहा है अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, यानी कि अमित का जन्मदिन है और उसने आप सभी को पार्टी दी है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, यानी कि सबसे पहले हमारे पास अगर प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो क्या कह रहा है कि एक चीज़ गौर करने वाली है कि उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। अगर मान लीजिए मेरे पास बिस्कुट है, उसके प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है, तो हम पहले बिस्कुटों की संख्या याद करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो यदि उसके कक्षा में कुल 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों के लिए संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं कि उसके अंदर बिस्कुटों की संख्या। आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया, यानी कि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आंसर नंबर 7 के लिए बिस्कुटों की संख्या, और वह हो जाएगी डिब्बों की संख्या गुणा उसमें बिस्कुटों की संख्या, यानी कि 4 × 8। अब यह कह रहा है कि उसको 28 छात्र हैं, यानी कि उसके कक्षा के अंदर कुल 28 छात्र है और उनको बांट देता है तो कुल कितने बिस्कुट बचेंगे, तो इसका व्यंजक क्या गया होगा। तो हम इसके लिए कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4 × 8। और अगर मैं
किसी चीज़ को अगर हमें प्राप्त करना है, अगर मैं उसको संख्या से घटा दूं, यानी कि उस प्रत्येक छात्र में से बांटी गई संख्या उसमें से घटा दूंगा, तो हमारे पास जो है वो उचित व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 4 × 8 - 28, यानी कि 4 × 8 - 28, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कहता है कि 95 इनमें से कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसकी पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर इस संख्या को भाग दिया जाए तो वह पूर्णतः जाएगा। यानी कि आंसर नंबर 8 क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए अगर हम 95 के अंदर उसका भाग देते हैं तो वह पूर्णतः जाना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम करके देखेंगे 47 से इसको भाग, और 47 के को भाग करने के बाद हमारे पास जो शेषफल होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद में हमारे पास दूसरी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 47, उसके बाद में जो संख्या है वो है 37, उसके बाद में जो संख्या है वो है 19, और उसके बाद में जो संख्या है वो है 17। अगर मैं बात करूँ 95 के अंदर पूरी संख्या को भागा जाएगा तो वो दो व्यंजकों का जाएगा। यानी कि 95 का अगर हम भाग करके देखेंगे तो वह 19 व 37 दो ऐसी संख्याएँ हैं जिनका पूरी तरीके से इस संख्या के अंदर भाग जाएगा। और इन दोनों में से जो 37 है वो एक बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37। यानी कि 37 एक ऐसी संख्या होगी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी और उसके अंदर पूरी तरीके से इसका भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बस एक चीज़ समझनी है कि ये कहना क्या चाहता है, यानी कि प्रत्येक लाइन आपको इसका एक आंसर बताती है। यानी कि आपको बस लैंग्वेज को समझना है और आंसर आपका बिल्कुल आसानी के साथ हल हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें, एक पार्क में कुल 14 पंक्तियाँ हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये जो 14 अंक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से काम लेंगे हम। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, यानी कि एक पंक्ति के अंदर हम 420 गाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं एक साथ। पार्क में कुल कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती है, बड़ी आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। तो ये कहना चाहता है कि उस पार्क की कितनी क्षमता है कि हम अधिक से अधिक गाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है आंसर नंबर 9। तो सबसे पहले हमारे पास है पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियां हैं हमारे पास 14, और एक पंक्ति के अंदर हम कितने कारों को खड़ी कर सकते हैं, वो है 420। और अगर कुल संख्या पूछ ली जाए तो हमें पता है कि हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 14 × 420 करना है। और इसका जो अंतिम उत्तर होगा, यानी कि अगर आप यहाँ से भी सीधा ही देख सकते हो, यहाँ पे अगर शून्य है तो अंतिम जो अंक होगा वो हमारे पास शून्य ही प्राप्त होगा। और 30 तो हो नहीं सकता, अगर मैं 420 और 14 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 तो इसका आंसर आ नहीं सकता। यानी कि इसके मल्टीप्लाई से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 15,000, यानी कि ये जो इसका है आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसको पलक झपकते देखते ही बता सकते थे कि इसका आंसर जो है वो 58-80 हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या को अगर मैं किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करता हूँ तो उसका अंतिम अंक शून्य ही प्राप्त होगा। अगर मैं 10 को किसी संख्या से गुणा करता हूँ तो उसका अंतिम शून्य होगा। अगर 100 से करता हूँ तो उसका भी अंतिम अंक शून्य होगा। तो हमने ऑप्शन को भी देख के इसको हल कर लिया और हमने इसको मल्टीप्लाई करके भी हल कर लिया, यानी कि हमें ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि इसका आंसर यही हो सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अगर हमने प्रत्येक भाषा को समझ लिया, यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो हम इसके यानी कि इसका आंसर बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो एक स्कूल में कुल 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में जो 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे के अंदर 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी डाला जाएगा। यानी कि कहता है कि सबसे पहले हमारे पास कमरों की संख्या कितनी है, 26 है, और एक कमरे के अंदर अगर 4 पौधे हैं तो 26 × 4 करेंगे तो सभी पौधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यदि हम एक पौधे के अंदर 2 कप पानी डालते हैं तो कुल कितने कप पानी हम डालेंगे। यानी कि यह कहना चाहता है कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसके अंतर्गत ज्ञात करना होगा पौधों की संख्या। तो सबसे पहले हम करेंगे पौधों की संख्या। तो कुल कमरे कितने हैं, 26, एक कमरे के अंदर कितने पौधे हैं, 4, यानी कि कुल कितने पौधे आ गए हमारे पास। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पौधे की संख्या आ जाएगी 104। ठीक है,
अब ये कहता है कि एक पौधे के अंदर, पौधे में पानी, एक पौधे में पानी जो है हमारे पास वो है 2 कप। तो 104 पौधों के अंदर कितना कप पानी होगा, यानी कि 104 पौधों में पानी। तो 104 कपों में कितना हो जाएगा, यानी कि 104 × 2, ये हो गया 208 कप। और ये इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बड़ी आसानी के साथ इसको हमने हल कर लिया।